वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। अच्छा, एक दो नसीहतें, क्योंकि पहले लेक्चर के अंदर सब लोग थे नहीं और दूसरा एक दफ़ा बात सुनने में आती नहीं है, तो मुझे ग्रुप, ये आप लोगों ने तो नहीं लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स के ग्रुप में कुछ सवाल ऐसा हुआ जो मुझे लगा मुझे बात दोबारा कहनी चाहिए। आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बोर्ड पे लिख रहा हूँगा, बोर्ड पे जो मैं नोट कर रहा हूँगा वो आपके नोट्स हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ, यानी प्रॉपर हम लेक्चर नोट्स बना रहे होंगे। ये हैं मेरे लेक्चर नोट्स, इनको मैं लेक्चर नोट्स कह रहा हूँ। सिर्फ एक या दो चैप्टर ऐसे हैं जिनमें मैं गलती का रिस्क नहीं ले सकता कि मैं लिखूँ कुछ और, आपको नज़र कुछ और आए, आप उसको लिखते लिखते हाथ रजिस्टर तक आते आते वो कुछ और बन चुका हो, तो मैं उनके फिर आपको प्रिंटेड नोट्स दे रहा हूँ, मतलब आप खुद ले रहे होंगे कॉपी से। उसके अलावा लेक्चर नोट्स से मेरी मुराद है जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको बोर्ड पे लिख के डिक्टेट करवा के, ये तो लिख ही रहे हैं आप। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं, जिस तरह कल परसों जो वेरिएबल फिक्स पे मेहनत हो रही थी, मैं कुछ बातें अब बार बार रिपीट करके कह रहा था, अब ये बात लिखें अपने अल्फाज में, वो भी लिखना है। अब लिखने वाली तीन चीज़ें हो गई, जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ वो तो आप राइट डाउन करें ही करें, जो मैं खुद कह रहा हूँ डिक्टेट करवा रहा हूँ, कुछ चीज़ें अंग्रेजी में डिक्टेट करवा दूंगा, कुछ आपको मैं कॉन्सेप्ट बता के कह दूंगा अपने अल्फाज में लिख लें। और तीसरी बात भी इनफैक्ट मैंने कर दी कि जो मैं कहूंगा कि अपने अल्फाज में लिख लें। ये हैं बेटा मेरे लेक्चर नोट्स। इसके अलावा कोई और के लेक्चर नोट्स सर ने कोई देने हैं, सर आप लेक्चर नोट्स कब देंगे, इसके अलावा नहीं है कुछ। यही आपकी कुल कायनात है कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। लेक्चर नोट्स क्या होते हैं, किस तरह के होंगे, क्या क्या होगा, इससे रिलेटेड कोई शक शुबा, कोई कंफ्यूजन? हाँ जी। दूसरी बात के हर चैप्टर में ऐसा नहीं होगा, किसी किसी में हो सकता है मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलहदा से दूं, जैसे इस चैप्टर के दिए थे, वरना हम प्रैक्टिस कहां से करेंगे? पास पेपर्स। वो हार्ड कॉपी जिसको चाहिए मैंने कॉपी पे रखवा दिया, जिसको सॉफ्ट कॉपी चाहिए वो मैंने वो व्हाट्सएप के ग्रुप में भी शेयर किया था। बाकी ये कि आप यूएसबी लाते रहे लेते रहे, आप इसमें शेयर कर लें। हैं जी? हाँ तो वो अनजिप कर लेना यार, वो WinRAR उस पर डाउनलोड कर लें, अपने पास कर लें। चले वैसे शेयर कर लें, वैसे वो असल में 25-30 फाइलें शेयर करने की बजाय मैंने एक फोल्डर शेयर कर दिया। आप किसी देखें, ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं कि आप वापस में शेयर ना कर सके, कर लें, एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर लें पास पेपर्स। एक बच्चा है वो यूएसबी ले आता है मेरे पास, यूएसबी से ले लेता है, यूएसबी लाके मेरे से कर लें, किसी तरह बस पहुंच जाए आप तक सॉफ्ट कॉपी। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है पास पेपर्स की सॉफ्ट कॉपी आप तक पहुंचना। ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, आप अपने कोर्स में देखेंगे ना, बिल्कुल टॉप पे एक सेक्शन मैंने बनाया हुआ है, इंट्रोडक्शन एंड स्टडी प्लान। उसमें मैंने 2 फोल्डर बनाए हुए हैं, उन 2 फोल्डर में ये पास पेपर्स की PDF फाइल्स रखी हुई हैं। और जो यहाँ बैठी हुई अवाम है, इनको हार्ड कॉपी चाहिए कॉपी से ले लें, सॉफ्ट कॉपी चाहिए मुझसे लेनी है सॉफ्ट कॉपी मुझसे यूएसबी में आके ले लें, आपस में शेयर कर लें। प्रैक्टिस मेरे लिए यही है। उसके अलावा मैंने कहा था कि अगर आप बेहतर समझते हैं, क्योंकि आपका एक बच्चे स्टूडेंट का एक वो होती है फिक्र की कि मैं बुक भी तो खरीदूं, आप बिल्कुल खरीद लें राइस की बुक, मैं मना नहीं कर रहा, आप जिसने खरीदनी है ज़रूर खरीदे। सिर्फ उसमें एक मसला मैंने बताया था कि कुछ पास पेपर्स ऐसे हैं जिनमें कुछ गलतियां हुई हैं, यानी मैं करा रहा हूँगा वो, क्योंकि ये जो पास पेपर्स कॉपी पेस्ट होते हैं ना, ये जो बुक है
ये जो भी बना रहा है वो है तो कॉपी पेस्ट ही कर रहा है ना बेटा पेपर से लेके, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं। फिर होता ये बाज़-औक़ात के पीडीएफ को कोई सॉफ्टवेयर लगा के कन्वर्ट करना, उसमें कोई फिगर आगे पीछे हो जाती है। इस वजह से जो राइस की बुक में पेपर्स होंगे उनमें हो सकता है, राइस की बुक में जो उससे पहले पैक की, कुछ बच्चे पैक के भी होते हैं, उनकी बुक होगी, इनके पास्ट पेपर्स कॉपी करते हुए हो सकता है कोई फिगर ऊपर नीचे हो गई हो, पास्ट में होता रहा है। इसलिए मैंने सजेस्ट किया था कि हम ओरिजिनल पास्ट पेपर से प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर भी अगर किसी ने बुक लेनी है जरूर ले, उसके अंदर चैप्टर वाइज पास्ट पेपर डले होंगे, चलो आसानी हो जाएगी। मैं भी आपको जब पढ़ा रहा हूँगा, एक सवाल ये हो सकता है कि जी अगर हम ओरिजिनल पास्ट पेपर से प्रैक्टिस करेंगे तो वो तो पास्ट पेपर्स की शक्ल में होंगे ना, यानी स्प्रिंग 18 6-7 सवाल। अब कौन सा किस चैप्टर का ये कैसे पता चलेगा आपको? मैंने बताया होगा, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे मैं उसमें बता ही रहा हूंगा ना कि अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपके उस रजिस्टर के अंदर उस सारे क्वेश्चन रेफरेंस आ गए होंगे। हाँ, आप अगर ये मुनासिब समझें तो जब मैं हर चैप्टर खत्म कराता जाऊं तो आपके पास ओरिजिनल पास्ट पेपर्स तो होंगे जिससे हम कर रहे होंगे, आप चाहे उसके ऊपर पेंसिल से लिख लिया करें फलाने चैप्टर का क्वेश्चन है। फिर अपने रजिस्टर के अंदर भी आप चैप्टर खत्म करने के बाद चाहें तो एक लिस्ट बना लें कि इस चैप्टर में कौन कौन से पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस किए हमने, वो लिस्ट बन जाएगी। ये लेक्चर नोट्स और प्रैक्टिस मटेरियल मैंने फिर बता दिया, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। हाँ सॉरी, मैं ये कह रहा था कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर मैं दे दूंगा, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, मैंने इसके क्वेश्चन आंसर दे दिए। इसी तरह हो सकता है कि मैं आपको किसी और चैप्टर में इस तरह से कुछ क्वेश्चंस दे दूं, वो इक्का दुक्का चैप्टर ही होंगे, बाकी मेनली हमारी जो सारी मेहनत है वो पास्ट पेपर्स पे है। तो लेक्चर नोट्स प्रैक्टिस मटेरियल मैंने दोबारा बात क्लियर कर दी, कोई कंफ्यूजन परेशानी जी? सर राइस की बुक जो है पास्ट पेपर के अलावा सर हमारा काम आएगा सर? देखें, ये जो राइस की बुक या किसी भी कॉलेज की बुक का ऑब्जेक्टिव होता है कि इसमें प्रैक्टिस भी हो और टेक्स्ट भी लिखा हो, क्योंकि ये बुक सिर्फ उन 100 लोगों के लिए नहीं होती ना जो क्लास में बैठे हुए, ये तो सारे पाकिस्तान के बच्चों के लिए होती है, और वो बच्चे जो खुद ही पढ़ रहे होते हैं, कई बच्चे इस तरह के होते हैं, तो उन्होंने भी तो कुछ सीखना है, तो वो बुक्स के अंदर टेक्स्ट लिख दिया जाता है। ये अवामी लेवल की बुक होती है, सारे स्टूडेंट्स के लिए, जो पढ़ रहे हैं क्लास में वो भी, जो क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं वो भी, उनके लिए लिखने का मकसद होता है। आपको जो टेक्स्ट है यानी जो पढ़ाना है कौन, वो तो मैं आपको बोर्ड पे बता रहा हूँ, आपने उसमें से वो पढ़ना है पढ़ लें, नहीं पढ़ना कोई बात ही, सारा टेक्स्ट तो मैं बता रहा हूँ। यानी अब आप लोग जो क्लास में बैठे हुए हैं उनका टेक्स्ट लिखना, अंग्रेजी सबक, वो मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिस पास्ट पेपर से कर रहे हैं, तो अब वो उतना पर्पस रह नहीं गया बुक का। मैंने तो इसलिए आपको ये बात कहता हूं कि मैं बोझ नहीं डालना कितने की है बुक? 600। सिर्फ मैं इसलिए कह रहा होता हूं कि अगर आपको लगे कि हमने 600 रुपए खर्च कर दिए, फायदा नहीं हो रहा, तो बेटा मैंने इसलिए क्लियर बता दिया कि जो सबक है वो मैं दे रहा हूँ, जो प्रैक्टिस है वो पास्ट पेपर्स होंगे। अब उसके अलावा मजीद आप बुक खरीदना चाहें तो जरूर खरीदें, आपकी मर्जी है। हाँ, कुछ चीजें जो याद करने वाली हैं वो मैं आपको बता दिया करूंगा कि ये याद करने वाली चीज है। अब वो याद करने वाली चीज आप अगर राइस की बुक खरीद चुके होंगे तो उसके अंदर भी उम्मीद है लिखी होगी, आप वहां से याद कर लीजिएगा। आप ICAP की बुक डाउनलोड कर चुके होंगे, जो चीज बताऊंगा कि ये वहां से याद करनी है, आप वो वहां ICAP की बुक से याद कर लीजिएगा। थोड़ी होंगी, बहुत ज्यादा नहीं होंगी, कॉस्ट में रट्टे वाली चीज है। और परेशानी सवाल जी? यार फिर वर्ड नोट्स कौन से? पास्ट पेपर्स नहीं, पूरे हैं, प्रॉपर क्वेश्चंस भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं, उनमें हैं। जो पास्ट पेपर्स हैं, जो सॉफ्ट कॉपी मैंने कोर्स में, ये ऑनलाइन वालों की बात कर रहा हूँ, जो कोर्स में रखी हुई है वो ICAP साइट से ही डाउनलोडेड है, सॉल्यूशंस भी उनके हैं। मल्टीपल क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें मैं या तो ICAP के सॉल्यूशन से इख्तलाफ कर रहा हूँ, वजह भी बताऊंगा, या फॉर्मेट से थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। तो जो बोर्ड पे कर रहा हूँ वो सॉल्यूशन बोर्ड पे आपके सामने आ जाया करेगा, आप उसको लिखा करेंगे, और जो होमवर्क दिया करूंगा वो फिर मैं अपना सॉल्यूशन आपको अलग से कॉपी दिया करूंगा, जिनसे इख्तलाफ होगा। वरना बाकी जो ICAP की वेबसाइट से डाउनलोडेड है, जो आपसे शेयर हो रहे हैं हार्ड कॉपी में भी,
वो ICAP की वेबसाइट से डाउनलोडेड क्वेश्चंस भी हैं और उनके सॉल्यूशंस भी हैं। तभी ना मैंने ऑटम 9 से ऑनवर्ड चला, उससे पहले सॉल्यूशन नहीं होते थे। हाँ, मैं पढ़ाते हुए कुछ सवाल पुराने भी करा रहा हूँगा, तो फिर या तो वो होमवर्क दे रहा हूँगा तो उनका अपना सॉल्यूशन साथ दे रहा हूँगा, और अगर होमवर्क नहीं क्लास में कर रहा हूँगा तो बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँगा। हाँ जी, और कंफ्यूजन टी टाइम में? और कोई सवाल? क्योंकि फिर 4, 5, 10 दिन बाद आपको ये मसले आ जाने हैं, इसलिए अभी कह रहा हूं पूछ लें, कुछ पूछना है तो। अच्छा, अब एक नसीहत सिर्फ ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए। वैसे तो ये शुरू की टेंशनें हैं, हफ्ता 10 दिन बाद आप इन टेंशनों से दूर हो जाएंगे। और लेक्चर 4 पता नहीं आप ये कब सुनेंगे, चलें कभी ना कभी तो सुन लेंगे। ये ऑनलाइन वालों से नसीहत कर रहा हूँ, बाकी कान बंद करना तो कर लें बेशक। आप लोग ना, मैंने ग्रुप में बात की थी, लेकिन ग्रुप में सारे लोग जरूरी नहीं कि मैसेज देखें। आप लोग इस बात की टेंशन ना लें कि लेक्चर 7 तारीख को सुबह 7 बजे अपलोड होगा कि 7:30 बजे अपलोड होगा। सर आप 7 बजे अपलोड कर दें। नहीं सर 6 बजे कर दें। नहीं सर 4 बजे करें, हमने सुबह पढ़ना होता है। देखिए, कोई फ्लाइट तो है नहीं जो मिस होनी है, और ऐसा भी नहीं है कि ये लेक्चर टेलीकास्ट होने का टाइम है उसके बाद लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेक्चर अपलोड हो जाएगा, उसके बाद वो वहीं पर मौजूद है, और अगर आप 4 दिन बाद सुनेंगे तो वो बासी भी नहीं हुआ होगा। आप अगर 7 अक्टूबर, आज क्या तारीख हो गई? 8, अगर आप इस चीज़ की फिक्र कर रहे हैं कि 8 अक्टूबर वाले दिन जो लेक्चर आना है वो 8 बजे से सर पहले आ जाए, नहीं 12 बजे से पहले आ जाए, आप इंतजार में बैठे हैं कि 8 अक्टूबर वाले दिन आप 8 अक्टूबर को अपलोड होने वाला लेक्चर सुनने बैठे हैं, तो फिर इसका आसान हल यह है कि एक दिन अय्याशी करें। आप 9 तारीख से पढ़ना शुरू करें। अब आप 9 तारीख को लेक्चर चाहे सुबह 6 बजे बैठ रहे हैं, बैठ जाएं। वो जो 8 तारीख को अवेलेबल हो गया होगा वो आप 9 तारीख को जितने बजे मर्जी सुन लें। तो आप इसकी टेंशन ना लें कि आप जस्ट अपनी पढ़ाई एक दिन आगे शिफ्ट कर लें। और ये एक दिन क्या, ये तो भी शुरू के मसले हैं, ये आप देखें कि कुछ अरसे बाद ये कई दिन आगे हो जाएंगे। चलें, बस ये नसीहतें थी। एक सवाल क्वेश्चन नंबर 3 था जो पूरा करने को कहा था, और एक क्वेश्चन नंबर 7 था। अच्छा, इस चैप्टर के हवाले से भी एक दो बच्चों को होता यह है कि जो बच्चे मुझसे दूसरे सेक्शन में या क्लास के बाहर या मैसेज पे कुछ सवाल ऐसे करते हैं जो मुझे लगता है बाकियों से भी शेयर होने चाहिए, तो फिर मैं वो दोहरा दिया करता हूँ। एक बच्चे ने सवाल ये किया था मुझसे कि ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको आप रिवीजन कह रहे हैं, तो कितने चैप्टर्स इस तरह के हैं या कैसे हैं जो हम रिवीजन कर रहे होंगे, या अगर हमने FAR 1 नहीं पढ़ा तो फिर हम इसकी रिवीजन कैसे कर रहे हैं। मैं ये अल्फाज वापस ले लेता हूँ रिवीजन वाले। इस चैप्टर को हम सिर्फ ये कह देते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानना ज़रूरी है, बस इस नीयत से ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। नहीं है रिवीजन, कुछ नहीं कहा मैंने रिवीजन के बारे में, कुछ नहीं। FAR 1 पता नहीं क्या होता है FAR 1। आप सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में इतना समझ लें कि ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानने ज़रूरी थे। ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहा था मैं। और जिन्होंने FAR 1 में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मैंने ज़ीरो से ही पढ़ाए हैं। तो जिन लोगों ने ये चैप्टर FAR 1 में नहीं पढ़ा था या वो FAR 1 ही अब पढ़ रहे हैं, तो वो कोई महरूमी का शिकार ना रहे कि पता नहीं कौन सी ऐसी राज की बातें थी जो FAR 1 वालों ने पढ़ ली होती हैं, और चूंकि अब सर ने रिवीजन कराई है तो अब वो एटम बम का फार्मूला बीच में नहीं बताया। मैंने ज़ीरो से ही बताए हैं कॉन्सेप्ट। तो चाहे आपने FAR 1 पहले पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ये बस कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट थे जो मैंने ज़ीरो से बताए। तसल्ली रखें, कुछ छुपाया नहीं है, जो बताने वाली बात थी वो आप तक पहुंचा दी है। इसी के हवाले से एक फिक्र और, एक बच्चे ने पूछा कि जी ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग चल रहा है, वेरिएबल फिक्स ठीक है बता दिया, प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन अभी भी चीज़ें कंफ्यूजिंग हैं।
तो क्या आगे भी कॉस्ट मुश्किल होगी, आसान होगी? आप बस चलते जाइए साथ साथ। अभी अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आगे क्या आसान होगी, मैं फिर अपने अल्फाज दोहरा देता हूं, कॉस्ट मुश्किल है, कॉस्ट मुश्किल है, लेकिन करना है कि नहीं करना है? करना है। तो बस आप चलते रहिए साथ साथ, जो समझा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, आप भी समझें, क्लास वर्क करें, होमवर्क करें, घर जाके पढ़ें, बस चलते रहें साथ साथ, चाहे आसान है चाहे मुश्किल है, बस साथ साथ चलते रहें। और इसमें आखिरी बात कि वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के हवाले से जितनी मेहनत मुझे लगता था करनी चाहिए, काफ़ी हो गई है। अभी बस अब इसको रखें दिमाग में और हल्की आंच पे पकने दें। आहिस्ता आहिस्ता ये आप खुद देखेंगे इंप्रूव होना, जैसे जैसे कॉस्ट में आगे बढ़ेंगे ना, ये खुद ब खुद इंप्रूवमेंट होने लग जाएगी। अगर आप अभी ये समझ रहे हैं कि नहीं ये तो पहला ही टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट सरने का है, बुनियाद है, अगर वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं हो सका तो आगे कैसे चलेगा? हो जाएगी बेहतरी, ये इसमें इंप्रूवमेंट होगी। मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर दी है इस पर। अब सिर्फ आप इसको जितना पढ़ा था उस पर कोशिश करके चलिए, ये बेहतर हो जाएगा वक्त के साथ साथ। जैसे जैसे कॉस्ट में आगे चलते जाएंगे ना, बेहतरी होती जाएगी। तो अभी इस पर परेशान ना हो कि अभी भी इसमें कुछ कंफ्यूजन बाकी हैं, बेहतरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 अगर किया है, क्वेश्चन नंबर 7 में फैक्ट्री रेंट 2,40,000 फिक्स्ड है, इंश्योरेंस प्रीमियम, इसी तरह का एक सवाल मैंने परसों होमवर्क भी दिया था। इंश्योरेंस प्रीमियम है, फिक्स है, दोनों फॉर द ईयर दिए हुए, तो बस ठीक है, फॉर द ईयर ही चाहिए था। ट्रांसपोर्टेशन है 5 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल है और 50,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह से इसी पॉइंट में ही डायरेक्ट मटेरियल सॉरी, रॉ मटेरियल भी आ रहा है, वो भी एक वेरिएबल चीज़ है। यानी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, रॉ मटेरियल भी है, ये भी वेरिएबल है। तो ये भी 50,000 इंटू 60 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, लेबर का वेज रेट है, इसको आर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मशीन की रिपेयर्स हैं, इसमें से जो एनुअल हैं ये फिक्स्ड है और जो बाकी हैं इस पे क्वेश्चन 3 में काफ़ी तफसील से बात हो गई थी। इलेक्ट्रिसिटी बिल है 24,000 फिक्स्ड है और बाकी जो हैं जितने यूनिट्स हैं इंटू 5 ये वेरिएबल हो जाएगा। और अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स ये फिक्स्ड हैं, तो ये फिक्स्ड है। कोई परेशानी, कंफ्यूजन नहीं? क्वेश्चन 3 पूरा करने को कहा था, हो गया। अच्छा, क्वेश्चन 3 के हवाले से एक बात और सुन लें। ये ना इस सेक्शन में तो इतना मसला नहीं बना था, दूसरे सेक्शन में काफ़ी मसला बन गया था, तो वो मैं वहाँ भी जाके बात करूँगा, आपको भी बता देता हूँ। इसमें एक पॉइंट है टायर रिप्लेसमेंट वाला। उसमें एक स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट का एतराज़ हो सकता है कि ये तो 25,000 किलोमीटर बाद जाके टायर रिप्लेस होना है, तो 10,000 किलोमीटर में तो अभी 25,000 तक बात पहुँची नहीं है, तो जब टायर रिप्लेस ही नहीं हुआ तो फिर हम उसको एक्सपेंस क्यों बना रहे हैं? तो अगर तो आपको सवाल में डेट्स लिख के दी होती ना, ऐसा सवाल पेपर में हो सकता है जिसमें आपको डेट्स लिख दी जाए। जैसे फर्ज करें यही सवाल कुछ इस तरह से होता कि ये जो गाड़ी है ये इसी साल 1 जनवरी 20 को खरीदी है और पहला ही साल है जिंदगी का, और रिक्वायरमेंट में भी लिखा होता कि फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, क्या बोला था मैंने, 20 के 21 पता नहीं, 1 जनवरी 21 को खरीदी है, लिखी होती डेट बाकायदा, और साल के आप रिक्वायरमेंट में पूछा होता कि फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 21, बस इसके लिए कैलकुलेशन कर दें, तो फिर तो ये कंफर्म पहला ही साल है। तो इस सूरत में फिर वो जो 10,000 वाला कॉलम है उसमें फिर टायर रिप्लेसमेंट ना आ रहा होता। क्यों ना आ रहा होता? क्योंकि हुई नहीं। तो चूंकि इसमें डेट्स मेंशन्ड नहीं थी ना, तो बस ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल सवाल था जिसमें वेरिएबल और फिक्स बाय नेचर बस हमने अलग अलग करके बतानी थी। अगर कोई डेट लिख दी जाती फिर हम उसको स्पेसिफिकली उस ईयर के कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे होते। ये ऐसा आगे सवालों में आ जाएगा इस तरह से, इस चैप्टर में नहीं, आगे चैप्टर में, कि जहां पर डेट्स लिखी होंगी, ईयर स्पेसिफिक होगा, फिर हम उसके हिसाब से भी सोच रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें किसी बच्चे को अगर ये एतराज हो सकता था कि टायर रिप्लेसमेंट जब हुई नहीं है, तो इसलिए उसका जवाब ये दे रहा हूं कि इसमें कहीं डेट्स मेंशन नहीं है।
इसमें कहीं पर हम किसी ईयर के बारे में स्पेसिफिकली नहीं सोच रहे कि इस ईयर में वाकई हुआ है कि नहीं हुआ। ये जनरल सा सवाल है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली चीजों को बताना है कि कौन सी वेरिएबल है कौन सी फिक्स्ड है। जी सर, अगर डेट्स भी मेंशन हो तो हम तो बस ये कॉस्ट निकाल रहे हैं ना अपनी, हमने कोई एसओसीआई तो नहीं बनानी कि हमने उसमें इस साल में कितना एक्सपेंस हमारा इंकर हुआ है। हम तो एक कॉस्ट निकाल के दे रहे हैं अपने मैनेजर को। तो असल में ये सवाल आपका ना वो आप ठीक पूछ रहे हैं, लेकिन ये क्लास के बाद पूछ लेना, क्योंकि इसमें ना एक नई बहस छिड़ जाएगी। पिछले सेशन में एक नई बहस छिड़ गई थी इस बात पे, तो वो फ़ायदे की बजाय नुकसान में चली जाएगी बात। आपका सवाल नोटेड, अभी क्लास ख़त्म होती है तो मुझसे पूछ लें, मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों करते जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन अभी ये ज़्यादा बहस चली जाएगी। क्वेश्चन 3, 7, 6, 8 ये सब डन, ओके डन जी। हाँ जी, नेट प्रॉफिट के इक्वल किया हुआ ना यार। अच्छा नहीं, वो असल में नेट प्रॉफिट का वर्ड काट दें। नेट प्रॉफिट पूछा ही नहीं था, पूछा ही टोटल सेल्स, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट थी। नेट प्रॉफिट का वर्ड ठीक नहीं है, टोटल फिक्स कॉस्ट का ही टोटल पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन में ना, क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन में सबसे आखिर में 276,000 लिखा हुआ है। ये फिक्स कॉस्ट का टोटल है, रिक्वायरमेंट में फिक्स कॉस्ट का टोटल ही पूछा हुआ था। ये नेट प्रॉफिट का वर्ड गलती से लिखा हुआ है, ये नेट प्रॉफिट का वर्ड नहीं है। अच्छा, अब ये ऑनलाइन वाले बच्चों ने जो ये लेक्चर सुन रहे हैं मोरखा 8 अक्टूबर 9:15 बजे सुबह के बाद, तो मैंने ये फाइल अपडेट करके आपके पास सोल्यूशन में रख दी है। वो ना ढूंढते रहना कि नेट प्रॉफिट कितना जो काटना है, मैंने अमेंड करके सोल्यूशन प्लेस कर दिया। चलें, ये फिक्स वेरिएबल की डिस्कशन बहुत है, मोर देन एनफ है, बहुत है। बाकी इंशाल्लाह हल्की आंच पे पकती रहेगी, ओवर द पीरियड बेहतर हो जाएगी। अब एक और क्लासिफिकेशन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल, बल्कि सॉरी मैंने ये नहीं लिखा वर्ड। एक चीज मैंने अभी पढ़ानी थी, वो मैं बातों में भूल गया। मैंने आपको लास्ट टाइम जब एंड की थी ना बात पिछली क्लास में, तो मैंने यहां एंड की थी। पिछला लेक्चर मैंने यहां एंड किया था। जिसमें ये क्या है, अब ये बात सब पे लग सकती है, यानी टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट, यूनिट्स सोल्ड, टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट हो सकता है पर यूनिट हो, अगर पर यूनिट है तो इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, और अगर ये लेबर वेरिएबल कॉस्ट पर आर है तो इनटू आर्स। ये रिलेशन किसी भी नेचर ऑफ कॉस्ट पे लग सकता है। मकसद ये है कि टोटल कॉस्ट फिक्स्ड और वेरिएबल से मिलके बनती है, और वेरिएबल ओरिजिनली जो तय होता है वो पर यूनिट चीज तय होती है, रेट, उसको फिर टोटल बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, यहां तक अभी कॉन्सेप्ट दिया है। एक चीज है जो आपको आगे चल के टॉपिक्स में डिसीजन मेकिंग में खास तौर पे इस्तेमाल करनी पड़ जाएगी, उसको कहते हैं हाई लो मेथड। हाई लो मेथड, चूंकि अभी आपको मैंने फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट दिया है इसलिए ये अभी बता रहा हूं, वरना इसका इस्तेमाल होना है आगे वाले चैप्टर्स में जाके, तो इसलिए अभी ही बता देता हूं। हाई लो मेथड, इस मेथड की जिंदगी का मकसद ये है, इस इक्वेशन को दोबारा देखते हैं। अगर हमें यह पता हो कि टोटल फिक्स कॉस्ट एक साल की कितनी होती है, और हमें यह पता हो कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी होती है, तो हम फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन ये फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर हमें पता है कि एक साल में फिक्स कॉस्ट इतनी होगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इतनी है, अगर हम ये देखना चाहें कि अच्छा अगर 10,000 यूनिट्स बनाए तो क्या होगा, 20,000 यूनिट्स बनाए तो क्या होगा, डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे इस इक्वेशन की मदद से टोटल कॉस्ट तक पहुंच सकते हैं ना। हाई लो मेथड हमें ए और बी फाइंड करने में हेल्प देगा। यानी हाई लो मेथड हम वहां इस्तेमाल करेंगे जब हमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल पर यूनिट चाहिए होगी। ये क्यों चाहिए होती है ये आगे चल के डिसीजन मेकिंग में हम पढ़ेंगे इस बात को, लेकिन मैं फार्मूला आपको अभी सिखा देता हूं क्योंकि ये वेरिएबल फिक्स पे बात अभी हो रही है। ठीक है, हाई लो मेथड क्या हेल्प होगी हमारी, ए और बी फाइंड हो जाएगा। क्यों जरूरत पड़ रही है फाइंड करने की, क्या इस्तेमाल है, ये आएगा अगले चैप्टर्स में। अभी सिर्फ हाई लो मेथड का इस्तेमाल बता रहा हूं, एक मिसाल से समझा रहा हूं, और उसमें फिर एक थोड़ी ऊंचे लेवल की मिसाल भी कर लेंगे। पहले सिंपल मिसाल से बताता हूं। यानी इसका ना कोई खास फार्मूला नहीं है, बस एक प्रोसीजर बता रहा हूं, वो आपको मैं 2 सवालों में लगा के दिखाऊंगा तो वो प्रोसीजर आपको याद हो जाएगा।
कैलकुलेटर दिखाइए। ले नहीं, ये डाटा है और इससे रिक्वायर्ड है फिक्स्ड लेबर कॉस्ट पर मंथ और वेरिएबल लेबर कॉस्ट पर यूनिट। ये मुझसे रिक्वायर्ड है। सवाल लिखना फिर सॉल्व करता हूं। इस डेटा से फिक्स्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ और वेरिएबल कॉस्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट रिक्वायर्ड है मुझसे। सवाल नोट कर लें, फिर मैं सॉल्व करके बताता हूं। हाँ जी, नोटेड। हाई लो मेथड ये है कि ये जो टोटल कॉस्ट है इसमें फिक्स्ड भी है वेरिएबल भी है। अब वो छुपी हुई है इसके अंदर। यानी दो अननोन हो गए, फिक्स कॉस्ट भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। तो इक्वेशंस तो बचपन में शायद कहीं पढ़ी ही हूँ। दो अननोन फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन काफ़ी नहीं है, कम से कम दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं। हाई लो मेथड ये है कि हम ऐसा करते हैं, दो एक्सट्रीम्स ले लेते हैं, इस डेटा में से दो एक्सट्रीम्स ले लेते हैं, मतलब जनवरी और जून नहीं, हाई और लो। कौन सी? एक ये कर लेते हैं और एक ये कर लेते हैं। ये हो गई हाई और ये हो गई लो, बाकी डेटा बेकार है। तो हाई लो मेथड में हम इनमें से कोई दो लाइन पिक कर लेंगे, एक हाईएस्ट और एक लोएस्ट। अब फार्मूला भी बना देता हूं और अगर किसी को इक्वेशन का दिल है तो इक्वेशन से भी बता देता हूं, दोनों तरीकों से बता देता हूं। पहले जो सादा प्रोसीजर है वो बता देता हूं। हाई लो मेथड
लगाते हैं। इनमें से सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी, किधर कौन है, कहाँ सबसे बड़ी अमाउंट ज़्यादा कौन सी है? हाई 16,000 है, सबसे लो 11। आप ऐसे भी देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ये है, सबसे कम प्रोडक्शन ये है, हाई लो। पहले सिंपल प्रोसीजर बता रहा हूं, फिर इक्वेशन से भी बता दूंगा, दोनों तरीकों से बता दूंगा। ये जो दो आइडेंटिफाई किए हैं इनको लिख लेते हैं, 600, 16,000, 195 और 11,950। अगर इन दोनों प्रोडक्शन लेवल्स पे टोटल कॉस्ट 11,950 ही होती, यहां भी, तो इसका मतलब सारी की सारी फिक्स्ड होती। देखिए, अगर प्रोडक्शन लेवल चेंज हो रहा है और टोटल अमाउंट सेम रहती तो फिर वो फिक्स्ड होती ना, लेकिन चेंज हो रही है तो उसका मतलब फिक्स नहीं है, फिर बीच में कुछ वेरिएबल जरूर है। डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस 405 4050। अब ये डिफरेंस शो कर रहा है कि जब इतने बनाए थे तो इतनी कॉस्ट थी, इतने और बनाने की वजह से इतनी और कॉस्ट आ गई, तो इतने और बनाने की वजह से इतनी और आ गई, तो फिर ये वेरिएबल ही हुई ना। अब अगर इतने के लिए इतनी है तो एक के लिए ये आ गई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। 10 रुपए, ये हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल गई। प्रोसीजर दोबारा देख लें डेटा में से। अच्छा, जरूरी नहीं कि कोई 8-10 हो, 2 भी होते तो काम चल जाता। हमें 2 ही चाहिए ना, हो सकता है पिछले 2 महीनों का डाटा दिया होता, उसी को यूज कर लेते। हाई लो तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर ज्यादा है तो उनमें से 2 लिमिट्स ले, एक्सट्रीम्स ले लें। अगर डेटा ही पिछले 2 महीने का होता तो उनको इस्तेमाल कर लेते। तरीका फिर सुन लें, जो 2 लेवल आइडेंटिफाई किए उनकी क्वांटिटी लिखें, उनकी टोटल कॉस्ट लिखें, डिफरेंस अमाउंट डिवाइडेड बाय ये वेरिएबल पर यूनिट आ जाएगा जी। ये जो दूसरा पॉइंट नेट प्रोड्यूस में सबसे लोएस्ट होगा वो कदम लेवल कॉस्ट भी लोएस्ट ही होगा। उम्मीद तो यही है, उम्मीद तो इसी बात की, कम यूनिट्स बनाएंगे कम खर्चा आएगा। देखें, इन सब में फिक्स तो कॉमन ही होगी ना, फर्क वेरिएबल की वजह से होगा, तो कम यूनिट्स बन रहे होंगे तो कम खर्चा आ रहा होगा। तो उम्मीद तो यही है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई डाटा की इनकंसिस्टेंसी ऐसी हो कि 195 और 190 2 लाइनें आ रही होती। सवाल ये पूछा है कि हमने जो 195 लिखा है लोएस्ट, ये क्वांटिटी को लोएस्ट देखा है, क्या कॉस्ट भी इसकी लोएस्ट ही होगी बाकियों से? तो हाँ होगी, लेकिन हो सकता है कि ये 195 और साथ एक और 190 भी होता, चलो 194 होता, लेकिन उसकी कॉस्ट इससे ज़्यादा आ रही होती। तो फिर मैनेजमेंट की मर्जी उनमें से किसको ज़्यादा रियलिस्टिक समझते हैं। आप ऐसा करें कि आप यूनिट्स ही के लिए हाईएस्ट वाली बात रख लें और लोएस्ट वाली बात रख लें, क्योंकि ऐसा सवाल में एक तो होगा नहीं, अगर हो भी तो ये एक प्रैक्टिकल मसला है, मैनेजमेंट की मर्जी है कि वो किस पे ज़्यादा भरोसा करना चाह रहे हैं। अब जिस चीज़ में भी मैनेजमेंट की मर्जी होती है ना, वो चीज़ें सवाल में नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन अगर पूछ ली तो आप चले यूनिट्स को फॉलो कर लें। 10 रुपए तक ओके। अच्छा, अब ये जो 10 रुपए फाइन कर लिया, अब मिसिंग चीज़ एक ही रह गई है, तो आप ये जो दोनों लिए हैं इनमें से किसी एक को यूज कर लें। इसी से आगे चल रहा हूं, इधर जगह नहीं है इसलिए यहां कर रहा हूं, इसी से आगे मैं यहां लिख रहा हूं। फिक्स कॉस्ट फाइंड करने के लिए आप दोनों में से जो मर्जी लेवल इस्तेमाल कर लें। मैं आपको दोनों लेवल इस्तेमाल करके दिखा देता हूं, आपने कोई एक करना है। 16,000 टोटल है ना, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट पता नहीं प्लस 10 रुपए इंटू
6,000 10,000 10,000 10,000 इसका डिफरेंस किनका वो वाला किनका डिफरेंस? वो यूनिट्स वो लेके बताएं कैसे, किस नंबर की बात कर रही हैं? वो टोटल कास्ट है ना 4050 और हाँ। इनके यूनिट्स ये हैं, इस जगह पे हम ये ले सकते हैं इनकी कास्ट नहीं नहीं, 405 तो है ही सारी वेरिएबल। दूसरी इक्वेशन यूज करनी है, दूसरी यूज कर लें। 11,950 इज इक्वल टू ए प्लस 10 इंटू है 98 10,000 यार। ये होता है हाइलो मेथड का सादा सिनेरियो कि आपको डाटा दिया है, उसमें टोटल कॉस्ट है, उसको तोड़ना है इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल कितनी है। तो कोई से दो लेवल्स ले लें, हाइलो है इसलिए दो एक्सट्रीम्स ले लें और उनके क्वांटिटी और कॉस्ट्स का डिफरेंस लें, इसको इससे डिवाइड करें, वेरिएबल पर यूनिट आ जाएगी। अब इसको इस्तेमाल करके इनमें से किसी भी एक में पुट करके फिक्स कॉस्ट फाइंड हो जाएगी। जी देखें, अभी इस सवाल में अगर आप करेंगे ना तो वो सेम आंसर आएगा, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर पकड़ के सवाल परफेक्ट बनाया है, जरूरी नहीं है ऐसा हो। तो उसमें ये मेथड बनाई इसलिए है, देखें आप लोगों ने स्टैट्स में एवरेज कैलकुलेट करना पड़ा होगा, मीन। डेटा जिस तरह का होता है ना, हर डेटा पे एक स्टैंडर्ड एवरेज का फार्मूला नहीं लग रहा होता, तभी तो मुख्तलिफ फार्मूले बने हुए हैं, एरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, ये सारी इसी चीज के ही हैं, मॉड और है वेरिएंस, ये एवरेज होता है। अच्छा, अब ये सारे मुख्तलिफ फार्मूले बने हुए हैं, पता नहीं मैं बता किसको रहा था, कौन किसने पूछा था सवाल? हाँ डेटा डिफरेंट तरह का होता है ना, तो फिर एवरेज के हल डिफरेंट निकले होते हैं। तो इसीलिए ये डाटा तो मैंने खुद कैलकुलेट करके लिखा है, वरना जरूरी नहीं कि किसी भी दो लाइंस को ले तो आंसर आएगा। तो उस पर उलमा ने कहा कि ऐसा करते हैं, दो एक्सट्रीम्स ले लेते हैं, तो वो फिर हाई लो मेथड बन गया। हाई लो मेथड। अच्छा, अगर किसी को इक्वेशन सॉल्व करने का दिल होता हो तो चले वो भी शक्ल दिखा देता हूँ। ये मैंने तो शक्ल बनाई हुई है, 11,950 इज इक्वल टू ए प्लस बी 195, 16,000 इज इक्वल टू ए प्लस बी 600। ये लें, दो इक्वेशन हैं, ए और बी फाइंड करना है, ऐसे कर लें चाहे। अभी भी कर हम इनफैक्ट ऐसे ही कैलकुलेशन रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको इक्वेशंस की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो ये लें, दो इक्वेशंस हैं, ए और बी फाइंड करना है, ऐसे कर लें चाहे। लेकिन अगर नहीं तो दफा करें बस, ठीक है। ये प्रोसीजर कर लें फॉलो। दो लेवल लिए, क्वांटिटी का डिफरेंस, अमाउंट का डिफरेंस, अमाउंट क्वांटिटी डिवाइड वेरिएबल पर यूनिट, इसको यूज करके इन दोनों में से किसी में भी यूज करें, फिक्स कॉस्ट निकल आएगी। जी है? अरे नहीं भाई, ये मैंने हाई लो ही यूज किया है, ये मैंने कोई सी भी नहीं उठा ली है, ये मैंने यही दो ली हैं, यही वाली है 195 600, यही वाला लिखा मैंने। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर इस डिफरेंस वाली बात में किसी को अजीब लग रहा है तो चलो ऐसे कर लो, अगर नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा। ये है, ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है। हाई लो मेथड वही है कि आपने डेटा में से दो एक्सट्रीम्स लेनी है, उनको यूज करके ये कैलकुलेशन करनी है। जी यार अभी किधर से, मैं भी यही तो बात बता रहा था।
अभी मैं एक स्टूडेंट को बता रहा था, सुना था कि नहीं सुना था? कल दोबारा बता देता हूँ यार, बाकी लोग भी सुन ले, सारे के सारे, सारियां भी। ये जो दो एक्सट्रीम्स ली हैं, ये बस किसी बुजुर्ग ने मेथड बना दिया था। अगर आपको लगता है कि नहीं हम अकड़ पकड़ कर लेते हैं, और अकड़ पकड़ मम्मी को सीने पूरे 100, अब उनमें 2 लाइनें लेनी है ले लें, लेकिन हमारे इस तरीके को मानेगा कोई नहीं ना। ये बुजुर्गों का बना हुआ तरीका है, एक चलता है हाई लो मेथड, एक बनाया हुआ तरीका है। तो उन्होंने ये कहा था कि 2 एक्सट्रीम्स यूज करनी है, तो हम 2 एक्सट्रीम यूज कर लेते हैं। अगर आप यहां पर कोई और 2 लाइनें लेंगे, उनका जवाब ये इसलिए सेम आएगा क्योंकि मैंने डाटा कैलकुलेट करके साफ साफ बनाया है। अदरवाइज ये ऐसी अगर रैंडम डाटा बनाता तो ऐसा ना होता। कैसा ना होता? कोई सी 2 लाइंस लेके ये आंसर आ जाता, ऐसा ना होता। तो हमने हाई लो मेथड में हाई लो करना ही ये है कि एक हाई एक्टिविटी और एक लो एक्टिविटी लेनी है। ये मेथड का नाम ही यही है। और किसी को इस पे कोई इख्तलाफ? क्या जी? इक्वेशन बना के 10,000 और 10,000 तो बस साबित हुआ कि ये 10 भी सही है, 10,000 और ये भी सही है। चलें भाई आगे। अच्छा, अब इसका एक मुश्किल वर्जन पे आते हैं। क्या हुआ? आसान, मुझे बात नहीं समझ आई। अच्छा। क्या हो गया? पीछे से आवाज क्यों आई है ये? अच्छा, सीरियसली इस लेवल की और प्रैक्टिस की है जरूरत। चलें अब इसके एक मुश्किल वर्जन पे आते हैं। लास्ट टाइम ये टेस्ट भी हुआ था सवाल पेपर में। ये नोट करना है तो कर ले, मैं फिर मिटाऊं। नोटेड? ये क्या है?
ये पेज कार्ड ये टेबल लिखें, फिर आगे और बातें लिखवाता हूँ। इस टेबल को नोट कर लें, फिर आगे और चीज लिखवाता हूँ। मैंने कहा ये टेबल लिख लें, फिर और लिखवाता हूँ बातें। सिर्फ टेबल नोट करें, बाकी लिखवाता हूं। और नोटेड? यस सर। जी, अगर पेपर में कैलकुलेटर पे सोल्व करके एग्जाम पे करके तो अच्छा, आप लोगों ने ना इक्वेशन सॉल्व करना और इसी तरह से कुछ और चीज़ें हो सकता है कॉस्ट में आगे ऐसी हों जो आपको लगे कि आपने तो एक क्यूएम में पढ़ा था, एएफसी में, और ये तो कैलकुलेटर पे हो जाता है। तो वो होता था एमसीक्यू, और उसमें कंप्यूटर पे बस ऑप्शन पे क्लिक करना होता था। अब आपको लिख के पेपर सॉल्व करके देना है। अगर आपने कहीं इस तरह की चीज़, इक्वेशन सॉल्व करना, कैलकुलेटर पे की हुई है क्यूएम के अंदर, तो वो कैलकुलेटर पे क्यूएम में की हुई है। यहाँ पर आपको लिख के को 2-4 लाइनें लिखनी भी है, यानी सिर्फ वैल्यूज डाल के एंड आंसर कैलकुलेटर पे नहीं निकाल देना। 12 ये बातें मैं साथ साथ चैप्टर्स में बताता रहूँगा कि कहाँ कहाँ पर ये बात अप्लाई हो रही है। टेबल नोट कर लें भाई, कर लें। अब उसके बाद ये लिखें कि फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ रिक्वायर्ड नहीं बता रहा, अभी सवाल चल रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ increased by fixed cost per month increased by या increases by, चलो हमेशा की बात हो जाएगी, increases by 20% if production exceeds 200 यूनिट्स।
लाइक स्टेप फिक्स कॉस्ट। Yes. हाँ, दोबारा बता रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट पर मंथ इंक्रीजेज बाय 20% इफ प्रोडक्शन एक्सीड्स 200 यूनिट्स। आगे लिखें, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेज बाय, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेज बाय 25%, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेज बाय 25% इफ प्रोडक्शन एक्सीड्स 500 यूनिट्स, इफ प्रोडक्शन एक्सीड्स 500 यूनिट्स। चलें, हमसे रिक्वायर्ड है कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ, यानी अगर हम इतने यूनिट्स बनाएं तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, कितने, सिनेरियो ए मतलब पार्ट ए, सवाल का पार्ट ए Total cost for production. ऑफ, आगे दो नुक्ते नीचे आ जाएं, पार्ट ए 150 यूनिट्स, 150 यूनिट्स 150 यूनिट्स, पार्ट बी 300 यूनिट्स और पार्ट सी 580 यूनिट्स। चले ये सवाल जी, पार्ट सी 580, तीनों बता रहा हूं, ए मैंने कहा है, रिक्वायरमेंट पूरी बता रहा हूं, मैंने कहा है कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ, यानी कितनी प्रोडक्शन के लिए। अब पार्ट ए 150 यूनिट्स, पार्ट बी 300 यूनिट्स और पार्ट सी 580 यूनिट्स। अब इस सवाल में हाई लो मेथड लगाने के लिए तरीका बदल जाएगा। अगर हमें इस तरह की बातें नहीं की हुई कि इतना होता है तो स्टेप कॉस्ट आ जाती है, इतना हो तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाती है, यानी अगर ऐसी कोई बात नहीं है कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस आ रही हैं, तो फिर ये सारा डाटा आपके लिए एक हाई और एक लो यूज़ कर लें, जैसे पिछले सवाल में किया। लेकिन अगर आ रही हैं चेंजेस, अगर चेंजेस आ रही हैं, तो आपने हाई लो मेथड पूरे डाटा की बजाय पहले इसमें से वो सैंपल निकालना है जिसके दौरान चेंजेस नहीं है। दोबारा, हाई लो मेथड तो मेथड वही है, क्या, डाटा में से एक हाई और एक लो लाइन ले लें। अब इस सवाल में मैंने चेंज ये किया कि अब इसमें चेंजेस आ गई, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट में चेंजेस आ रही हैं, हो सकता है किसी एक में आ रही होती। अब हाई लो मेथड लगाना तरीका तो यही होगा, लेकिन अब हाई और लो इसमें से डिसाइड नहीं करना, हमें इन 6 में से एक सैंपल सिलेक्ट करना पड़ेगा, और वो सैंपल यानी वो रेंज हमें इसमें से वो रेंज लेनी है जिसके दौरान फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में मजीद चेंजेस नहीं है। जैसे फिक्स कॉस्ट में क्या चेंज हुई थी, प्रोडक्शन कॉस्ट 200 यूनिट से ज़्यादा, 0 से 200 तक रहेंगे तो फिक्स कॉस्ट एक सर्टेन लेवल पे होगी, इससे ऊपर जाएंगे तो फिक्स कॉस्ट में चेंज हो जाएगी। अच्छा, किससे कंपेयर करके चेंज, इससे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसके बाद चेंज हो जाएगी। अब हमें एक सेगमेंट लेना है जिस सेगमेंट के दौरान दोनों में मजीद चेंजेस नहीं है, वो इनमें से कौन सा है।
200 से नीचे और 500 से नीचे। ये भी है, ये भी है, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, यहां से यहां तक इसके दरमियान में मजीद कोई चेंज है नहीं, तो ये भी एक सेगमेंट है। दोबारा सुने, 200 तक प्रोडक्शन जब रहेगी तो इतने बनाए, इतने बनाए, इतने बनाए, इतने बनाए, जितने मर्जी बनाए, फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है नहीं। यहां से यहां तक वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज आ रही है, तो ये एक सेगमेंट है जिसमें कहीं भी मूव कर लें फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं आ रही, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज नहीं आ रही। अब यहां से जैसे ही ऊपर क्रॉस किए फिक्स कॉस्ट में एक जंप आ गया, स्टेप, लेकिन यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक नहीं कह रहा, यहां से यहां तक इस रेंज में क्या फिक्स कॉस्ट में मजीद कोई चेंज है? नहीं, नहीं है। तो ये सेगमेंट भी ऐसा है जिसमें वेरिएबल कॉस्ट पर, विद इन दिस सेगमेंट ना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज आ रही है ना फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज आ रही है, विद इन दैट सेगमेंट की बात कर रहा हूं है। और इसी तरह से ये जो ऊपर वाला है ये भी ऐसे ही है जी। क्या समझ नहीं आई? सर जी, इसमें कंफ्यूजन ये हो रही है कि 200 के बाद भी नेक्स्ट 200 यानी 400 के बाद चेंज नहीं 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 नहीं, इस वजह से बस प्रोडक्शन एक्सीड्स 200। अच्छा हाँ, ये अच्छा मैं आपको ना क्लियर कर दूं, बस सिर्फ 200 से बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट जंप कर जाएगी, हर 200 के बाद नहीं। फिर मैं कहता एवरी 200, एवरी 200 नहीं कहा मैंने, बस प्रोडक्शन एक्सीड्स 200 कहा है। अच्छा ये मसला था। अच्छा, मैंने अंग्रेजी में आपको कहा है कि फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर प्रोडक्शन 200 क्रॉस करेगी, एवरी 200 नहीं कहा, बस सिर्फ 200, यानी यहां से जैसे ही ऊपर टपेगा फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, और बस फिर चाहे 1000 यूनिट से क्यों ना बनाए वो फिक्स कॉस्ट वही रहेगी। इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर एवरी 500 नहीं कहा मैंने, बस 500 से ऊपर क्रॉस कर गई तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, अब चाहे 2000 ही क्यों ना बनाए। ये एतराज था या वैसी समझ नहीं आई बात? वैसी समझ नहीं आई। अच्छा, और किसको समझ नहीं आई? नहीं, और किसको समझ नहीं आई? सर 200 के बाद 201, 202 इन सब की कॉस्ट सेम होगी, फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहेगी। 500 के बाद। चले एक बार फिर कोशिश करता हूं, लेकिन अगर अभी भी समझ नहीं आई तो फिर क्लास के बाद मिलना, मैं दोबारा बता देता हूं। एक कोशिश और करते हैं जी। फर्ज कर लेते हैं, बताया नहीं है सवाल में, फर्ज करते हैं कि फिक्स कॉस्ट हुआ करती थी 4000। अगर इस महीने में, किसी भी महीने में 180 यूनिट्स बनाएंगे तो फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? महीने 4000। 120 बनाएंगे 4000, 70 बनाएंगे, कोई नहीं बनाएंगे 4000। लेकिन जैसे ही किसी महीने में प्रोडक्शन 200 क्रॉस करेगी तो वो 4800 हो जाएगी। यानी प्रोडक्शन किसी भी महीने में अगर 200, 250, 300, 400, 600, 780, 340, 550, तो फिर उस महीने की फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है? 4800। ये मतलब है इस फिक्स कॉस्ट वाली लाइन का। वेरिएबल कॉस्ट लेट से 20 रुपए पर यूनिट थी, पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट रेट तय होता है, वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट तय ही पर यूनिट चीज होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपए थी, हम चाहे 180 यूनिट्स बनाए, 200 यूनिट्स बनाए, एक यूनिट 20 रुपए का कॉस्ट करेगा। लेकिन अगर प्रोडक्शन 200 से ऊपर निकल गई तो फिर हमें एक यूनिट 500 से ऊपर निकल गई तो हमें एक यूनिट फिर 25 रुपए का कॉस्ट किया करेगा। हाँ,
यहां से यहां तक 20 ही रहेगा, यहां से यहां तक फिक्स कॉस्ट, यहां से ऊपर फिक्स कॉस्ट, यहां से ऊपर वेरिएबल कॉस्ट। अब हमें इस पूरे में से वो सेगमेंट्स लेने हैं जिस सेगमेंट के दौरान ना इसमें कोई मजीद चेंज है ना इसमें कोई मजीद चेंज है। अब उसमें ये तीनों सेगमेंट ऐसे हैं, इस सेगमेंट के अंदर फिक्स कॉस्ट 4000 सेम है ना, वेरिएबल कॉस्ट इस सेगमेंट में और 20 सेम है, इससे ऊपर फिक्स कॉस्ट 4800 और वेरिएबल कॉस्ट। तो ये तीनों सेगमेंट ऐसे हैं। अब हमें इस सवाल में हाई लो लगाने के लिए कोई दो लाइनें चाहिए। अब आप देख लें, इनमें से जिस भी सेगमेंट में 2 या 2 से ज्यादा लाइनें हैं वो यूज कर लें। इस वाले में बस एक ही लाइन है, तो एक ही लाइन से तो हाई लो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए ये वाला छोड़ देते हैं। इस सेगमेंट की 3 लाइनें आ रही हैं, 2 भी काफी थी, 3 आ रही हैं, 220, 340 और 460। इस वाले सेगमेंट में 540, 620, जो मर्जी इस्तेमाल कर लें, चाहे ये इस्तेमाल कर लें चाहे ये इस्तेमाल कर लें। चले मैं ये इस्तेमाल कर देता हूं। इनमें से अब बताएं हाई लो कौन सा? और 460 ये हाई और 220 और ये लो। अच्छा, मुझे लग रहा है कि शायद किसी को एतराज हो, पूछ लेता हूं मैं, ऑनलाइन वालों से भी हो सकता है कोई सोच रहा हो सर हम ये सेगमेंट क्यों ना बना लें। यूनिट्स में ये कोई सेगमेंट नहीं है, ये क्यों किसी के ध्यान में आ रहा होगा? फिक्स कॉस्ट यहां तक सेम है, वेरिएबल यहां तक सेम है, तो ये कोई सेगमेंट नहीं है ना, इसमें कौन से यूनिट्स आएंगे? कोई नहीं आएंगे। तो हमें तो ये इस तरह से सेगमेंट लेने। तो अब इन 3 में से कोई भी सेगमेंट ले सकते हैं। मैंने एम बस ये वाला सेगमेंट यूज कर लिया। अब इन दोनों को यूज करें और निकालें ए और बी। पहले ए और बी तो निकालें ना, बाकी रिक्वायरमेंट बाद में टैली करते हैं। क्या जी? ये सेगमेंट्स ओके। अब हमें हाई लो के लिए कोई 2 लाइनें चाहिए ना। इस सेगमेंट में इस डेटा में से कौन कौन सी लाइन आ रही है? सिर्फ पहली लाइन है, तो एक लाइन से तो हाई लो नहीं लगेगा ना, ये है ना बस, बाकी सारे 200 से ऊपर हैं। तो सिर्फ ये लाइन है जो इस सेगमेंट में है। 200 यूनिट्स यार, 500 यूनिट्स, ये 4000, 4800, 20, 25, ये मैंने ऐसे ही खुद ही फिगर्स लिखी थी। इन 200 यूनिट्स वाले सेक्शन में सिर्फ एक लाइन है, तो एक लाइन से हाई लो नहीं लगेगा। इसमें 3 लाइनें फॉल कर रही हैं, उससे भी हाई लो चल जाएगा। इसमें 2 लाइनें फॉल कर रही हैं, उससे भी हाई लो चल जाएगा। जो मर्जी सेगमेंट यूज कर लें। और 9 20 के 200 और इन्हीं दोनों में से किसी एक को रखेंगे। चलिए 220 वाले को रख लेते हैं। 13760 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस
8 इंटू 220, तो यहाँ से फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 12,000। जी जब हम सबसे ऊपर वाली कैटेगरी तब भी वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपये लगती है, तो वो 25% इंक्रीज जो आपकी बात को नहीं भाई, गलत कर रहे हैं आप। अच्छा, अगर किसी ने ये तीसरे वाले लेवल से ट्राई करना हो ना, तो उसका आंसर यहाँ 10 आएगा। किसी ने करना हो तो कर ले, चाहे 10 निकलेगा ये। अगर आपने ये यूज़ कर रहे हैं ना, ये, तो आप बेशक करके देख लें, उसका आंसर 10 निकलेगा। आपने 20% इंक्रीज वगैरह क्या ये सिर्फ ये क्वेश्चन को सेगमेंट करने में यूज करना है? जी नहीं, अब रिक्वायरमेंट में भी यूज़ होगा। तीनों सेगमेंट का अरे यार, सेम क्यों आना चाहिए था? ये 20 और 25 सेम है, ये 4048 सेम है। 0 से 400 हाँ। इसकी क्या बात कर रहे हो? वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, वो सेम है। मैंने कहा है ये वाला सेगमेंट अगर किसी ने सॉल्व किया हो तो उसमें 10 आंसर आ रहा है, ये कह रहा हूँ। ये सेगमेंट्स वाली बात समझ आई सबको? कि हमने इसमें से वो सेगमेंट चुनना है विद इन विच मजीद चेंजेस नहीं है, उस सेगमेंट पे हाई लो मेथड लगाना है। इससे पहले कि आपके दिमाग से निकले, अपने ही आपको आइंदा समझाने के लिए अपने अल्फाज में एक कहानी लिख लें। ऐसे लिखना जो आपको समझ आए जनवरी में। लिख लिया? अच्छा, जिनको कुछ लिखते मौत पड़ रही है कि सर समझ तो आ गई है, ये निकल जाएगी जो आई है समझ। लिखना क्या है? जबरदस्त। अगर आपको यहां पर कुछ आया है समझ कि इस तरह के डाटा में हाई लो कैसे लगना है, कैसे लगना है, हमें इस पूरे डाटा में से वो सेगमेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विद इन विच फिक्स कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में मजीद कोई चेंजेस नहीं है। उस सेगमेंट में हाई लो मेथड लगाना है।
लिख लिया? चले, अब आपने ना इस सवाल में जो मैंने रिक्वायर किया है उस पर 2 रकमाई करके आनी है। अब वो आपने देखना है कि ये जो वर्डिंग लिखी हुई है कि 200 नहीं, कितने 150 यूनिट्स बनाएंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, कैसे निकालनी है ये आप सोचें कि 10,000 यूज़ करना है कि 8,000 यूज़ करना है कि 8 रुपये यूज़ करना है कि 10 रुपये यूज़ करना है, ये आपने फैसला करना है। इन तीनों रिक्वायरमेंट्स को आपने कल कैलकुलेट करके आना। ये इख्तितामी कलमात नहीं है, क्लास चल रही है। इस सवाल की रिक्वायरमेंट आपसे रिक्वायर्ड है, ये आप कल करके आइएगा। ओके, नहीं कोई हिंट नहीं, आपने खुद ही ट्राई करना है और ट्राई करना है। कल मैं तो बता ही दूंगा लेकिन आपने करनी है कैलकुलेशन, है जी। मैंने कहा है कि इस सवाल की जो रिक्वायरमेंट है ऑफिशियली वो कल सॉल्व करके लाइएगा। हाँ जी, क्या हुआ, समझ नहीं आई यार, क्या किया है हमने? जबरदस्त। कुछ तो किया है। अब इस कुछ से रिक्वायरमेंट का आंसर हो गया तो चलो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वहां तक पहुंचना है, आपने करना है। फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे, जिसकी पहली क्लास में मैंने मिसालें भी बहुत सारी पूछी थी, अगर उन्हीं की क्लासिफिकेशन वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल के तौर पे करनी है वो सीख ली। अब उन्हीं खर्चों की एक और तरीके से क्लासिफिकेशन, यानी उन्हीं खर्चों की, जैसे अगर ये जितने यहाँ पर 150 स्टूडेंट्स बैठे हैं, अगर तो इन्हीं 150 की क्लासिफिकेशन अगर जेंडर बेस पे करनी है तो दो क्लासेस बन जाएंगी, और उन्हीं में से अगर कहना हो कि कौन है जो AFC पास है, कौन है जो एग्जामिशन वाले हैं, इन्हीं लोगों में से क्लासिफिकेशन डिफरेंट हो रही होगी। अगर ये क्लासिफिकेशन करनी हो कि किन लोगों की ये लास्ट कैफ की अटेम्प्ट है, किन की अभी रहती हैं, ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन होगी। बात यह है कि इस गिवन पॉपुलेशन में से किसी भी क्राइटेरिया के ऊपर अगर क्लासिफिकेशन करनी है तो वो कैसे कर रहे हैं। उन्हीं फैक्ट्री के खर्चों को अगर वेरिएबल फिक्स्ड की नजर से तोड़ना है तो वो कर लिया, अब उन्हीं को अगर इस नजर से तोड़ना है तो वो बताने लगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का काम क्या होता है? जो कोई एक प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करना। मिसाल के तौर पे अगर कपड़े को बिजनेस गारमेंट्स का काम करता है, यानी स्टिच्ड गारमेंट्स बेचता है स्टैंडर्ड साइजेस के, तो उन क्या प्रोडक्ट हो गए ये गारमेंट्स। इन गारमेंट्स को गारमेंट की शक्ल में लाने के लिए उनको कुछ खरीदना तो पड़ ही रहा होगा ना। क्या खरीद रहे होंगे? कपड़ा खरीद रहे होंगे। तो वो जो कपड़ा है वो रॉ मटेरियल है। इसके अलावा धागा, बटन्स, ये रॉ मटेरियल है। फिर इसके अलावा वर्कर्स काम कर रहे होंगे, कुछ होंगे जो खुद डायरेक्टली स्टिचिंग कटिंग में इन्वॉल्व होंगे, कुछ उनके सुपरवाइजर्स, हेल्पर्स हो सकते हैं। फिर फैक्ट्री में और बाकी सारे खर्चे हो रहे होंगे। मैंने अब 3 तरह के खर्चे बोल दिए। रॉ मटेरियल कह दिया मैंने, वो वर्कर्स एम्प्लॉइज, और उसके अलावा बाकी सारे खर्चे। इस एक प्रोडक्ट, यानी अगर कुर्ता है, चले स्टैंडर्ड साइज के कुर्ते बेचते हैं, अब जो एक कुर्ता है ये 1 यूनिट है।
बिजनेस को क्या ये पता होगा कि इस एक कुर्ते पे कितना कपड़ा लगता है, या पता नहीं देखेंगे जितना लग गया? पता होगा, बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए होंगे, पता होगा कि 3 गज कपड़ा लगता है। फिर उनको ये पता होगा कि जिस वर्कर से कुर्ता सिलवाते हैं उसको एक कुर्ते के कितने पैसे देते हैं, बिल्कुल पता है। वो खर्चा जो एक यूनिट के लिए आसानी से, या चलो थोड़ी मुश्किल से सही, लेकिन एक्यूरेटली, मुकम्मल तौर पे कैलकुलेट हो सकता है कि एक के लिए कितना है, वो डायरेक्ट कॉस्ट है, अदरवाइज इनडायरेक्ट है। दोबारा, वो खर्चा जो प्रोडक्ट के एक यूनिट के साथ लिंक करके ऐसे कैलकुलेट हो सकता है कि पता हो कि एक के लिए कितना खर्चा लग रहा है, उसको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। फुली कह लें, एक्यूरेटली कह लें, कंप्लीटली कह लें, ट्रेस्ड टू 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस। और मिसाल, अगर बिजनेस जो है वो फुटबॉल बनाता है, ये टूर्नामेंट्स में इस्तेमाल एक्सपोर्ट करने के लिए, तो एक फुटबॉल की वो कॉस्ट जो कैलकुलेट हो सकती है आराम से कि एक बॉल बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा, उनको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स में 2 ही चीजें आती हैं, एक उन पे लगने वाला मटेरियल, तो उसको कह देंगे डायरेक्ट मटेरियल, और एक जो उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड लोग हैं, उनको कहते हैं डायरेक्ट लेबर। प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने के लिए जो कॉस्ट इजीली मुकम्मल तौर पे कैलकुलेट हो सकती है कि एक यूनिट बनाने में इतना खर्चा आएगा, डायरेक्ट। और उसको डायरेक्ट कह ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अगर प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो वो खर्चा ही नहीं होगा, प्रोडक्ट बनेगा तो वो खर्चा भी हो रहा होगा और डायरेक्टली उस प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा होगा वो रिसोर्स। तो ये 2 ही चीजें हैं। देखें, अगर ये जानना चाहें कि फैक्ट्री का रेंट पर यूनिट कितना है, रेंट पर यूनिट, तो कैलकुलेटर तो कैलकुलेट कर देगा। कैसे? टोटल रेंट को यूनिट से डिवाइड कर दें, फर्ज करें 7 रुपए आ गया, लेकिन डज इट मीन कि जब भी एक यूनिट बनाएंगे तो 7 रुपए का रेंट लगेगा? नहीं, तो वो डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट कॉस्ट, जैसे मैंने कुर्ते की मिसाल ली, तो अगर एक स्टैंडर्ड साइज का कुर्ता बनाने के लिए बिजनेस को पता है कि 3 गज कपड़ा लगना है और कपड़ा भी वो जो 500 रुपए गज मिलता है, तो एक कुर्ता बनाने के लिए 1500 रुपए का मटेरियल लगता है, उसको डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। वर्कर जो ये कुर्ते की कटिंग और सिलाई करता है, उसको एक कुर्ते के लिए 400 रुपए देते हैं, ये डायरेक्ट लेबर है। इसकी कैलकुलेशन एक कुर्ते से लिंक हो सकती है और मुकम्मल तौर पे सही हो सकती है, इसको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। और डायरेक्ट मटेरियल की एक मिसाल और भी बता देता हूं, जो प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है, जो मटेरियल प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है, जैसे देखें, हो सकता है कि कुर्ता बनने के बाद इसको किसी खास केमिकल में धोया जाता हो शाइन लाने के लिए, अच्छी फिनिशिंग के लिए, तो वो केमिकल भी तो एक मटेरियल है ना, लेकिन वो इसका हिस्सा बन रहा है? नहीं, बस धुल के गया, बस। इसका हिस्सा क्या बन रहा है? कपड़ा, बटन, धागा, ये है डायरेक्ट मटेरियल। जो प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल है जी। लकड़ी, ये चीज भी ना, मैं भी ये बात मजीद करने ही लगा हूं कि जो धागा मैंने बोला है, ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर सकता है। कुछ जगह पर धागा डायरेक्ट कॉस्ट माना जा सकता है, कुछ जगह पर इग्नोर किया जा सकता है। अब ये कैसे होगा, ये और एडवांस प्रैक्टिकल चीज है, इस पे हम मजीद अभी क्लास में बहस नहीं करते, ये वेरी कर सकती है।
अगर वो कील जो आप बात कर रहे हैं वो बड़े स्टैंडर्ड साइज के क्वालिटी वाले कील हैं जो खराब नहीं होते, गिनती के 4 ही लगते हैं, तो ये डायरेक्ट में आ जाएंगे। लेकिन अगर वो धड़ाधड़ कील ठोक रहे हैं, टेढ़े होते हैं, फिर फेंक देते हैं, फिर और लगाते हैं, पता नहीं कभी 15 कील लगते हैं, कभी 30 कील लगते हैं, फिर वो इनडायरेक्ट कील हो जाएंगे। सर वो प्रोडक्ट का हिस्सा तो बन रहे हैं। मैंने इसीलिए आपको एक हिंट बताया है ना। देखें, आपसे ना आपको ये नाम पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट नॉलेज के लिए बता दिया। आपको एक बिजनेस की बहुत गहरी प्रोसीजर बता के ये आइडेंटिफाई करने को नहीं कहा जाएगा कि बताएं फलाने बिजनेस में ये वाला जो कील इस्तेमाल हो रहा है ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, क्योंकि ये इंतहाई प्रैक्टिकल चीज है जो उस बिजनेस समझने वाले ने फैसला करना है। हमें ये नाम याद रखने हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। इनके अलावा फैक्ट्री में जो कुछ है, जो खर्चा है, वो इनडायरेक्ट है। ऑल अदर इनडायरेक्ट होते हैं। जो इनके अलावा बाकी सब है, ऑल अदर कॉस्ट्स, ये इनडायरेक्ट है। और इनके लिए नाम इस्तेमाल होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये नाम इस्तेमाल होता है इनके लिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या जी? नहीं, देखें, है ये फैक्ट्री के खर्चे। मामू की शादी में जो कपड़े खरीदे थे उनका खर्चा नहीं है ये फैक्ट्री ही में होने वाले खर्चे। जिस फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है, जहां पर गुड्स बन रही हैं, ये उसी फैक्ट्री के खर्चे। लेकिन इनको हम डायरेक्टली एक यूनिट के साथ लिंक नहीं कर सकते। जैसे रेंट है, एसेट्स की डेप्रिसिएशन है, बिजली का बिल है, मशीनों की रिपेयर मेंटेनेंस है ये फैक्ट्री के खर्चे, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, इसलिए इनको इनडायरेक्ट कहते हैं। और इनके लिए एक नाम इस्तेमाल होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिसको प्यार से FOH भी कहते हैं। और इसकी मिसालें जितनी मर्जी, इनके अलावा सब इसकी मिसालें, डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर मेंटेनेंस, पावर, फ्यूल, सिक्योरिटी, परमानेंट लोगों की सैलरी, वो सब इसकी मिसालें हैं। कल मैं ना है जी, पैकिंग मटेरियल डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। अगर वो प्रोडक्ट है कुकिंग ऑयल, तो कुकिंग ऑयल तो झोली भर भर के, मुट्ठी भर भर के नहीं मिलेगा ना, चुल्लू भर के। वो 1 लीटर का पाउच होगा, तो वो उस प्रोडक्ट का हिस्सा बन गया, वो डायरेक्ट है। उसके अलावा अगर वैसे रैपिंग करने के लिए इस्तेमाल हो रहा तो इनडायरेक्ट है। तो ये भी वेरी करेगा। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वेरिएबल, फिक्स्ड, खत्म। कल मैं आपको कुछ इन्वेंट्री से रिलेटेड चीज़ें वहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।